हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी और डाइट के बीच में क्या रिलेशन है और डाइट से संबंधित और भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, हमने ऐसा अक्सर सुना है जैसा अन्न वैसा मन, ऐसी कहावतें हमने सुनी हैं। इसके तथ्य के पीछे आज हम जाएंगे कि जैसा अन्न वैसा मन। आपको पता है जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अवतारी गुरु भी होते हैं, कई बार ऐसे लोग जो जल्दी से हमें अवेलेबल नहीं होते हैं, जिनके दर्शन हमें जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं, हिमालय में रहते हैं या कहीं दूर दराज के इलाकों में वो अपना स्थान बनाते हैं, अपनी कुटिया या अपनी धुनी रमा कर रखते हैं। तो वो लोग ऐसा क्या खाते हैं जिसके कारण उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, और इसका प्रभाव जो हमारी डाइट होती है इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो क्योंकि मैं एक डाइटिशियन भी हूं, एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूं, तो इन चीजों को अगर हम बारीकी से देखें तो ये एक दूसरे के साथ पैरेलली काम करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप जब भी कोई हैवी फूड खाते हैं, कोई भी हैवी आइटम खाते हैं, हैवी से मतलब होता है कोई अनडाइजेस्टेड फूड खाते हैं, सपोज आप दिन में अगर 2 बार खाते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि हम ये 2 फूड जो है बहुत स्ट्रांगली, बहुत हैवी फूड ले लें तो हमारा काफी देर तक का काम चल जाएगा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, और ये किस तरीके से मुमकिन होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम कोई अनडाइजेस्टेड फूड खाते हैं जो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आप जानते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? पूरी एनर्जी खींची जाती है हमारे ब्रेन से, और हमारे और जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे और बॉडी पार्ट होते हैं, उनसे एनर्जी खींचकर लिवर तक जाती है, और उसके बाद ये खाना डाइजेस्ट होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। और जो फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है उसके लिए ये सब प्रोसेस नहीं होता। उदाहरण के तौर पे आपने ऐसा नोटिस किया होगा, जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में अगर आप गेहूं के रोटी या गेहूं के पराठे खाते हैं तो अक्सर आप में से लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को बहुत जल्दी नींद आने लगती है। आपका मन करता है कि नाश्ता करें और नाश्ते के तुरंत बाद हम सो जाएं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो खाना है, जब हमने उस अन्न को खाया जो कि अनडाइजेस्टेड है, क्योंकि ग्लूटेन जो गेहूं होता है वो ग्लूटेन होता है उसके अंदर, और जब हम उसको खा लेते हैं तो हमारी जो हमारी मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो डाउन होने लगता है। उसका रीजन ये होता है कि उसको पचाने के लिए हमारे ब्रेन से पूरी की पूरी एनर्जी खींची जाती है, तब जाकर वो फूड डाइजेस्ट होता है। और आप में से बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस भी करते होंगे कि ब्रेकफास्ट के बाद अगर उन्होंने पराठे वगैरह ऐसी कोई हैवी आइटम खाया है तो उसके बाद उन्हें नींद आती है और सो जाते हैं, और सोने के बाद वो फ्रेश फील करते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि जब आप खाना खाते हैं, ऐसा अनडाइजेस्टेड फूड खाते हैं, तो पूरी एनर्जी ब्रेन से खींची जाती है। खाना हमारे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंट है? खाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम खाना खाएंगे तो हमारी एनर्जी बढ़नी चाहिए, ना कि हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाना चाहिए। तो ऐसा खाना जिसको खाने से हमारा एनर्जी लेवल लो होता है, हमारे ब्रेन का जो पावर होता है वो कम होता है। तो क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी के किसी भी ऑर्गन की कोई आवश्यकता नहीं होती सिवाय हमारे श्वास और हमारे ब्रेन के अलावा। तो खाना जो ऋषि मुनि होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में जो खाना खाया जाता है, वो ऐसा खाना जरूरी होता है जो इजी टू डाइजेस्ट हो, और जो हमारा ब्रेन है उसको वो एनर्जी दे, ना कि वो उससे एनर्जी ले। इन चीजों का ध्यान रखकर ही आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे। सपोज ऐसा कई बार होता है, खाने के बाद जब आप ध्यान करते हैं तो आपको नींद आती है। इन जनरल भी ऐसे लोगों की कंप्लेन होती है कि जो लोग ध्यान करने बैठते हैं उनको अक्सर नींद आ जाती है। तो उनको अक्सर नींद इसलिए आती है क्योंकि उनका जो खान पान है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए उनको नींद आती है। अब बात करेंगे कि हमें ऐसा कौन सा फूड लेना चाहिए जिससे हमारे ब्रेन को ताकत मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी। हमारा जो ब्रेन होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है? हमारा ब्रेन के अंदर कोई बोन या हड्डी नहीं होती है। हमारे ब्रेन जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है और स्पंज की तरह होता है हमारा ब्रेन। वो मिलकर बना होता है प्रोटीन से, और 60% जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड से मिलकर हमारा ब्रेन जो होता है वो बना होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो खाना है वो आपका किस तरह का होना चाहिए, जो कि आपके ब्रेन को एनर्जी दे। और हमारे ब्रेन को एनर्जी देने के लिए उसकी मेमोरी को, उसकी पावर को और ज्यादा एनहेंस करने में जो हमारे एरोमा ऑयल्स होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है।
बहुत सारे एरोमा ऑयल्स जो होते हैं, अगर आप उसके सानिध्य में बैठकर अगर आप ध्यान करते हैं, एरोमा ऑयल्स के सानिध्य में बैठकर अगर आप ध्यान करते हैं तो आप उसमें पाएंगे कि आपको एक बहुत ही असीम शांति, एक बहुत ही सुख की आपको अनुभूति होने लगेगी। एरोमा ऑयल्स जो होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि सिर्फ कमरे के अंदर खुशबू की जाए। एरोमा ऑयल्स जो होते हैं वो हमारे बीमारियों के ऊपर भी काम करते हैं। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग एरोमा ऑयल्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमें कैसा फूड खाना चाहिए अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। तो एरोमा जो हमारा फूड होता है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें जो आपका जो प्रोटीन होता है, डेफिनेटली उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारा प्रोटीन से हमारी जो मसल्स होती हैं वो बिल्डअप होती हैं तो उसको एनर्जी कौन देता है? उसको एनर्जी कार्ब्स देते हैं, गुड कार्ब्स जिसको बोलते हैं। तो अगर हम अपने खाने में ऐसी चीजों का इंटेक करते हैं जिसमें प्रोटीन अच्छा हो और एज वेल एज उसके अंदर हेल्दी फैट्स, नॉट रिफाइंड एंड ऑल, हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो उसके अंदर होने चाहिए, तो जो हमारा खाना होगा वो हमें हमेशा हमारे ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 3 स्टेप्स में जाता है। अगर हम खान पान की बात करते हैं तो 3 स्टेप्स में जाता है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो ये 3 स्टेप्स में नंबर 3 पर आता है आपका डाइट, नंबर 2 पर आता है आपका डिटॉक्सिफिकेशन और नंबर 1 पर आता है फास्टिंग। ये तीनों चीजें जब हम इन तीनों चीजों के साथ हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी आराधना, हमारा ध्यान साधना बहुत आराम से होती है, बिना नींद आए, और एक एनर्जी लेवल के साथ हम इस चीज के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगी वो करूंगी फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अगर मैं इसको क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ, एक डाइटिशियन हूँ, तो मैं आपको उसी पहलू से, साइंटिफिक पहलू से मैं आपको एक के बाद एक चीज समझाती जाऊंगी तो आपको ये चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे साधक हुए हैं बहुत पुराने समय से, उन लोगों का बहुत कंसंट्रेशन रहता था अपने फास्टिंग पर। फास्टिंग क्या होती है, किस तरीके से फायदा करती है हमारे न सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में बल्कि हमारे हेल्थ के लिए किस तरीके से फायदा करती है फास्टिंग, ये मैं आपको समझाऊंगी। जब कोई इंसान बीमार होता है, किसी के अंदर न्यूट्रिशन बहुत कम है, सपोज जैसे कि मैं सप्लीमेंट एडवाइजर हूं तो मैंने इस चीज को अपनी सालों की प्रैक्टिस में देखा है कि अक्सर अगर आपको कोई भी न्यूट्रिशन आपका कम है बहुत ज्यादा, जैसे सपोज आपका B12 बहुत ज्यादा डिप्लीट है या आपका D3 बहुत ज्यादा डिप्लीट है, अगर आपको हाथों पैरों में दर्द होता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है, आपके अंदर मैग्नीशियम जो है वो डिप्लीट है, तो इन सब चीजों के लिए आप महंगे से महंगे सप्लीमेंट्स के ऊपर जाते हैं या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डियर, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप ऐसे महंगे सप्लीमेंट अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे, जब तक आपके अंदर जो चीजें पहले से मौजूद हैं, जो टॉक्सिन्स पहले से मौजूद हैं, जो गंदगी, अनडाइजेस्टेड फूड जो काफी समय से आपके अंदर मौजूद है, जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपके ये सप्लीमेंट्स जो है वेस्टेज ऑफ मनी है। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर सीधा जाते हैं तो वो भी गलत है। सबसे पहले आपके अंदर जो ऑलरेडी जो आपके अंदर टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, जो ऑलरेडी आपके अंदर जो ऐसा, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं, खाना जो होता है, फूड जो होता है, वो हमारे जो सेल्स होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे स्किन, जो हमारे मसल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो उसके अंदर एनर्जी के रूप में डिपॉजिट होता है। और हम एक्सेस में खाना खाते हैं तो बाकी का जो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लिवर में और हमारे और ऑर्गन्स के अंदर डिपॉजिट होता है। लेकिन उसके अलावा जो एक्सेस में बचता है वो कहाँ जाता है? वो हमारी बॉडी के फैट के रूप में डिपॉजिट होता है, और वही फैट जो होता है हमारे शरीर को बेकार करता है। तो जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम कुछ भी नहीं खाते हैं, तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि फास्टिंग के दौरान आपका एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ आपके मन की कल्पना है कि आपका फास्टिंग के दौरान आपका एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। फास्टिंग के दौरान होता क्या है कि जो ऐसा खाना जो हमारे फैट सेल्स के रूप में हमारे मसल्स के अंदर स्टोर है, जिसके कारण हम मोटे दिखाई देते हैं, वहां से एनर्जी जो होती है निकलनी शुरू होती है। हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, वो वहां से एनर्जी लेने शुरू करते हैं।
और धीरे धीरे करके क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे टॉक्सिन्स जमा होते हैं, हमारे फैट डिपॉजिट होते हैं, वो धीरे धीरे करके उन फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे उन फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देता है तो हमारे बॉडी के अंदर दो चेंजेस आते हैं। पहला चेंज हमारा वेट लॉस होता है, दूसरा चेंज हमारी बॉडी को ये समझ में आ जाता है कि हमारी बॉडी का जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा नहीं है जितना कि फैट है, क्योंकि हमारी बॉडी उस समय फैट के रूप में जो भी फूड डिपॉजिट है उससे एनर्जी लेती है। तो उसका नतीजा क्या होता है उसका, और उस समय पर हमारे दिमाग के ऊपर बिल्कुल जोर नहीं पड़ता। हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रेन जो होता है हमारा और ज्यादा अच्छी तरीके से, और ज्यादा उसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा कोई, या लिवर के अंदर ऐसा कोई काम हो ही नहीं रहा जिससे कि एनर्जी खींची जाए। लिटिल बिट एनर्जी हमेशा ही खींचती है, लेकिन वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। और हमारी बॉडी इसलिए हमारी बॉडी हल्की होने लगती है, क्योंकि हम जो हमारे अंदर जो फैट के रूप में जो डिपॉजिट है उससे हमारी बॉडी काम कर रही है, उससे हमारी बॉडी, उस फ्यूल से हमारी बॉडी काम चला रही है। तो ये कितना ज्यादा अमेजिंग है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो सबसे पहले वो चीज आपकी बॉडी के अंदर जो डिपॉजिट है वो निकलना शुरू होती है। इसीलिए ऋषि मुनि जो थे वो सबसे पहले फास्ट करते थे, क्योंकि फास्टिंग के दौरान क्या होते हैं, अगर मैं आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल वे में बताऊं तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी गट लाइनिंग होती है उसके अंदर न सिर्फ फूड जो होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, उसकी वॉल्स पे चिपका हुआ फूड डिपॉजिट होता है, बल्कि हमारे बहुत सारे कर्मास भी वहां पर डिपॉजिट होते हैं, क्योंकि हमारा जो गट होता है वो हमारा सेकंड ब्रेन होता है। बहुत सारी बैड मेमोरीज होती हैं, बहुत सारे हमारे सैड इमोशंस होते हैं, बहुत सारे ग्रीफ होते हैं हमारे अंदर, वो सब वहां डिपॉजिट होते हैं। अब अगर मैं बहुत ही जनरल बात बताऊं कि अगर किसी बच्चे के एग्जाम का पेपर जैसे ही उसके हाथ में आता है तो उसका पेट में कुछ अजीब सा होने लगता है। आपने ऐसा नोटिस किया होगा, जब भी आप डरते हो तो आपके पेट में कुछ होता है, आपके ब्रेन में कुछ नहीं होता। तो सब कुछ आपके पेट के अंदर डिपॉजिट होता है। जैसे ही वो चीजें रिलीज होना शुरू होती हैं वाटर फास्टिंग के द्वारा, वैसे वैसे आपके अंदर के जो कार्मिक, जो जितना भी आपके अंदर सैड इमोशंस है, दुख है, ग्रीफ है, रिग्रेटमेंट है, या फिर रिग्रेशन है, या फिर गिल्ट है, कुछ भी चीजें वो धीरे धीरे करके वहां से रिलीज होने लगती है। और ट्रस्ट मी, ये काम करता है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी, फास्टिंग की ही बात कर रही हूँ तो मैं वाटर फास्टिंग की बात जरूर करूंगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉफी ले लो या फिर टी ले लो जिसमें शुगर ना हो। जो प्रकृति ने हमें दिया है वो दिया है जल, और उससे बड़ा डिटॉक्सिफायर और कुछ भी नहीं है। हालांकि आने वाली डाइट्स में ऐसी जो चर्चाएं अक्सर होती हैं कि डाइट के अंदर ये सब चीजें मौजूद होती हैं, बिल्कुल होती हैं, क्योंकि मैं एक डाइटिशियन भी हूँ। लेकिन सबसे अच्छा डिटॉक्सिफायर होता है आपका पानी। पानी जो होता है वो हमारे अंदर की सारी गंदगी को साफ करता है। जैसे कि अगर आप किसी नाली को साफ करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर डिटॉक्स ड्रिंक नहीं डालेंगे, आप उसके अंदर प्लेन वाटर डालेंगे, गर्म पानी डालेंगे, ताकि वो गंदगी जो है वो छूट छूट के निकलनी शुरू हो। ऐसा ही करते हैं ना, तो वही चीज जो होती है हमारे गट के साथ भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ये चीजें कितनी डीप नॉलेज रखती हैं और कितना ज्यादा एक दूसरे से आपस में लिंक्ड है। दूसरी बात हम करते हैं आपके लिए डाइट की। डाइट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम खाना खाते हैं। अगर आप अपने ऋषि मुनियों को देखें तो ऐसे बहुत सारे अवतार हुए हैं इस दुनिया में, हमारे भारत में, जैसे कि देवरहा बाबा जी जो थे वो सिर्फ दूध और शहद के ऊपर ही जीवित रहे थे। जब तक वो इस दुनिया में थे तब तक वो, उनका जो भोजन था वो सिर्फ दूध और शहद था। तो अगर हम दूध की बात करते हैं, गाय माता के दूध की बात करते हैं, तो वो वेगन तो नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है डाइट के बारे में, तो वेगन और नॉन वेगन, तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे साधक हुए थे, वो कभी वेगन डाइट नहीं लेते थे, क्योंकि उनका जो सबसे सही जो सोर्स होता था वो होता था गाय का शुद्ध देसी घी, जिसको वो अपनी खाने में इस्तेमाल करते थे, और जिसको वो अपने जो यज्ञ वगैरह होते थे, हवन होते थे, उसमें इस्तेमाल करते थे। और एरोमा ऑयल्स की बात अगर मैं करूँ तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताती हूँ। घी भी एक तरह का अरोमा ऑयल होता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आप एक छोटा सा गोबर का उपला अपने कमरे में जलाते हैं तो एक अलग स्मेल होती है। जैसे ही आप उसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं, वहां का एनवायरनमेंट जो होता है वो पूरा वहां की स्मेल ही चेंज होने लग जाती है। हमारे ब्रेन्स के जो पोर्स होते हैं वो खुलने लगते हैं।
अगर मैं इनडायरेक्ट वे में कहूँ तो आपको, तो ये चीजें कितना ज्यादा, जैसे किसी कमरे में अगर हवन होता है उसके बाद हम जाते हैं तो हम कितना रिलैक्स फील करते हैं। तो यही सारी चीजें हमारे जो ऋषि मुनि साधक जो थे हमारे, वो ज्यादातर शहद, दूध, घी, इन सब चीजों का सेवन करते थे जब वो बहुत गहरी साधना में चले जाते थे, जब उनके अन्न पूरी तरीके से त्याग देते थे और चीजें भी पूरी तरीके से त्याग देते थे साधना के दौरान, तब इन चीजों के ऊपर वो डिपेंडेंट होते थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो ये ऐसी चीजें जो थी, जो ब्रेन के सीधा कांटेक्ट में जाकर सीधा आपके ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, अगर आप बहुत ज्यादा इस प्रक्रिया में हम जाते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है उसका फूड जो होता है वो होती है स्मेल, ऐसी स्मेल जो कि एरोमा ऑयल से आती है। जैसे अगर आपको मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, अगर आप बरिस्ता में जाते हैं, किसी कॉफी उस पे जाते हैं, कैफे में जाते हैं कॉफी पीने के लिए, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो कॉफी से भरा हुआ था, कॉफी बीन्स की वहां पर बहुत तेज स्मेल होती है। और कॉफी की जो स्मेल होती है एक्चुअली वो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देती है, वो बंद कर देती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल चीज होती है जो अरोमा ऑयल्स होते हैं हमारे। और साथ साथ जैसे मैंने देसी घी की बात करी आपको, तो ये चीजें बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में हवन सामग्री जलाने से भी हमें जो होती है उसके, वो भी एक तरीका का अरोमा ऑयल की तरह ही काम करती है। हवन सामग्री जब जलाते हैं तो पूरे कमरे में जो सुगंध होती है उसमें लोबान होता है, गूगल होता है और बहुत सारी औषधियां होती हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर काम करती है। तो डाइट से रिलेटेड जो बातें मैं आपको समझा रही हूँ वो तो खैर अलग है ही, लेकिन क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी से भी आपको समझाना है तो इसलिए मैं इन चीजों की चर्चा आपके साथ कर रही हूँ। और इसके बाद जो बात मैं थोड़ी सी और करूंगी वो करूंगी घी के बारे में। जो घी होता है आपका, या कोई भी हेल्दी फैट अगर आप इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है, चाहे वो आपके रीजन का होना चाहिए। जैसे कोकोनट ऑयल होता है, वो भी आपके, अगर आप साउथ में रहते हैं तो वो, नॉर्थ में रहते हैं तो अलग मस्टर्ड ऑयल होता है। लेकिन इस तरह की जो आपकी जो रीजन के ऑयल होते हैं, जो सीजनल ऑयल होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। तिल के तेल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा उपयोगी है। ये सब पुराने जमाने से जो हमारे दैनिक जीवन है या फिर हमारे जो लोग होते हैं वो हमेशा से इसका इस्तेमाल करते आए हैं। अगर मैं तिल के तेल की बात करूं तो तिल का तेल जो होता है वो आपके, जिसको वात की समस्या होती है, वात संबंधी जिसको रोग होता है, जिसको बहुत ज्यादा डकार आती है, बहुत ज्यादा अगर उसके अंदर गैस बनती है, तो उनके लिए तिल का तेल जो होता है वो बेस्ट होता है। तिल के तेल की मालिश करना, तिल के तेल को अपनी नाक में डालना या कान में डालना और तिल के तेल का ही सेवन करना, ये बहुत बड़ी औषधि होती है। क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई जितनी भी औषधियां होती हैं, जितने भी पेय होते हैं, जितने भी तेल होते हैं, सॉरी पेय नहीं होते हैं, तेल होते हैं, वो सारे तिल के तेल के अंदर ही बनाए जाते हैं जिनको वात संबंधी समस्या होती है। और बहुत सारी चर्चाएं हैं इस विषय में, और आने वाले वीडियोस में हम वो भी चर्चाएं, मैं जो भी जितना टॉपिक्स मैं इस वीडियो के अंदर कवर कर पाई हूँ, आगे मैं और भी वीडियोस में इस तरह के टॉपिक्स जो हैं वो चर्चा में लेकर आऊंगी। तो फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।